यूएसए ने ताइवान को 2800 करोड़ का एक नया तोहफा दे दिया है। ये तोहफा क्या है? हथियारों का। दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्माता देश अमेरिका ने ताइवान को ये वेपन्स गिफ्ट किए हैं। ये सेल नहीं है, सेल का आंकड़ा कुछ अलग है, आपको आगे बताऊंगा। तो ये $345 मिलियन वर्थ के जो हथियार हैं, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पिछले 3 साल में ताइवान को दी गई सबसे बड़ी मदद है। तो इसी मिलिट्री एड और यूएस ताइवान रिलेशंस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। पाथफाइंडर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें। अगर आप एक यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो देश का सबसे अफोर्डेबल कोर्स यानी उड़ान बैच हम यानी पाथफाइंडर टीम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 1 अगस्त से। इस बैच में आपको 900+ आवर्स की लाइव क्लासेस, मेंस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और टॉपर्स के द्वारा स्पेशल मेंटरिंग सेशन भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं उनमें मैं और पाथफाइंडर की जो अन्य एजुकेटर्स हैं वो सभी शामिल हैं। आप इनके लेक्चर्स पाथफाइंडर चैनल पर देख सकते हैं, इनकी टीचिंग की क्वालिटी को जज कर सकते हैं और फिर आप तय कीजिए कि इस कोर्स में आपको एनरोल करना है या नहीं। ये मत सोचिएगा कि ये कोर्स केवल 8000 रुपीज़ का है इसीलिए मैं इसमें एनरोल नहीं करूँ, मुझे तो 50-60-1 लाख रुपए खर्च करने हैं। ऐसा नहीं है, आप अपने पैसे बचाइए। अगर आप कोई भी यूपीएससी का कोर्स या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने वाले थे, डू ज्वाइन द उड़ान बैच, सेव योर हार्ड अर्न मनी। जीएस के उपरांत हमने 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी क्लासेस लॉन्च कर दी हैं। तो पीएसआईआर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी की क्लासेस आप अवेल कर सकते हैं। ये भी केवल 8000 रुपये में आपके लिए अवेलेबल है। जीएस और ऑप्शनल को कंबाइन करके अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉम्बो बैच इज अवेलेबल ओनली फॉर 15,000 रुपीज़। अब ये सभी प्राइसेस केवल 31 जुलाई यानी परसों के दिन तक हैं। उसके बाद यहाँ पर 35% प्राइस हाइक आने वाला है। तो इन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो अभ्यर्थी हैं जिनको बेसिक पढ़ना है, जिनको जीएस का भी बिल्कुल बेसिक समझ में नहीं आ रहा, वो एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ एनसीईआरटी फाउंडेशन प्लस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस, दैट इज उड़ान बैच, जो आप 12,000 रुपीज़ में अवेल कर पाएंगे। अब बात करते हैं ताइवान की। दोस्तों, ताइवान की लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाइना देश के पास में है। तो एक ह्यूमंगस, एक बड़ा देश है चाइना, और उसका छोटा सा पड़ोसी है ताइवान। मतलब चाइना के कंपैरिजन में तो छोटा ही है। लेकिन ताइवान के लोग कहते हैं कि ओरिजिनल चाइना हमारा है। यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है वो यहाँ धोखे से आ गई लड़ाई जीतकर। एक्चुअली में कभी ना कभी हम इस चाइना को कैप्चर कर लेंगे। और सेम चीज़ यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि ये वाले जो लोग हैं ये अभी भी बगावत कर रहे हैं, ताइवान शुड ज्वाइन अस। तो ये दोनों के बीच में मिलिट्री टेंशन्स कई दशकों से चले आ रहे हैं। तो इस लड़ाई में ताइवान का साथ हमेशा यूएस ने दिया है। हालांकि आउटराइट ओपन लड़ाई कभी हुई नहीं है, लेकिन जो भी टेंशन्स इन दोनों देशों के बीच में रही है उसमें यूएस हैज ऑलवेज सपोर्टेड ताइवान। उसके अपने रीजंस हैं, आगे बताऊंगा क्या रीजन है। तो इसीलिए पिछले 3 साल से जब जो बाइडेन ताइवान की खुलकर मदद नहीं कर रहे थे तो अमेरिका के कई पार्लियामेंटेरियंस ने उन पर दबाव बनाया कि सर हमारी सरकार को ताइवान की मदद करनी चाहिए। तो फाइनली ये $345 मिलियन का पैकेज घोषित किया गया है, जिसमें डिफेंस इक्विपमेंट दिया जाएगा ताइवान को और ताइवानीज आर्मी के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जाएंगे। तो यूएस ने अभी एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि कितने रुपए के मैन पार्ट्स देंगे, कितने के फायर आर्म्स और कितने के मिसाइल्स होंगे, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि ये 3 चीज़ें अवेलेबल होंगी। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको मैन पैड भी कहा जाता है, ये क्या होता है? ये इस तरह की एक मिसाइल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ अ मिसाइल जो पोर्टेबल है। इसको एक आदमी अपने कंधे पर उठाकर ले जा सकता है और इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल ये होता है कि ये एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने में मददगार होती है। इन मशीन्स ने यूक्रेन युद्ध में रशिया की नाक में दम कर रखा है। रशिया के कई फाइटर जेट्स इस मशीन से गिराए जा चुके हैं। हालांकि ये थोड़ी सी एडवांस टाइप की मैनपैड है, पर जैसे छोटा पोर्टेबल ये इस तरह का आता है। इससे आप नीचे उड़ान भरते हुए हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन्स को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये वाला दिया जाएगा। देन इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ यानी कि रेडार सिस्टम्स दिए जाएंगे, मिसाइल्स भी दी जाएंगी और फायर आर्म्स यानी कि छोटे बंदूकें या हथियार वो भी दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ी वेपन्स की यहाँ पर सहायता ताइवान को मिल जाएगी। अब याद रखना कि ये वेपन्स की सहायता है, दिस इज़ लाइक अ गिफ्ट और अ एड। तो एड में और परचेज में आई एम श्योर आप फ़र्क समझते होगे। एक होता है कि आपको किसी ने दान कर दिया कुछ तो वो एड हो जाता है, और दूसरा कि आप हथियार खरीद रहे हैं तो वो वेपन परचेज होती है। तो ताइवान ने ये 350 मिलियन के हथियार खरीदे नहीं है, ये उन्हें एड में मिलने वाले हैं। खरीदे हथियार तो और भी बहुत सारे हैं। कुल मिलाकर पिछले 2 दशकों में ये $19 बिलियन की मिलिट्री इक्विपमेंट यूएस से खरीद चुके हैं और अभी भी उनके कई सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है। इनफैक्ट ताइवान नाराज चलता है कई बार यूएस से कि इतने बड़े बड़े ऑर्डर हम आपको दे देते हैं और आप हमारे ऑर्डर समय पर पूरे नहीं करते। तो ताइवान जैसा छोटा सा देश, लेकिन उसने F-16 और अलग बड़े बड़े मेजर वेपन सिस्टम यूएस से खरीद रखे हैं। तो टोटल 2019 में ही 19 बिलियन हो गया था, ये अभी तो आंकड़ा 20 बिलियन के आसपास होना चाहिए।
इनफैक्ट जून के महीने में ही 440 मिलियन का इन्होंने एक और ऑर्डर दिया था जिसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है, और इसके अंदर इन्होंने मिलिट्री व्हीकल्स खरीदने की बात करी थी। तो ताइवान अपने पैसे से भी बहुत कुछ मिलिट्री सामान खरीदता रहता है यूएसए से, लेकिन ये वाला $345 मिलियन वाला अभी एक एज अ गिफ्ट दिया गया है। अब ये वाले जो वेपन सिस्टम्स हैं ये सारे डीले क्यों हो रहे हैं? डीले इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पैंडेमिक के कारण सप्लाई चेन इश्यूज आ गए हैं और उससे बहुत प्रॉब्लम आई है यूएस की वेपन्स इंडस्ट्री को। लेकिन एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि अभी पिछले 1.5 साल से यूएसए का सारा फोकस यूक्रेन के ऊपर है, क्योंकि ताइवान के माध्यम से वो चाइना को काउंटर करते हैं और यूक्रेन के माध्यम से रशिया को काउंटर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन वाली स्थिति में अभी एक एक्टिव युद्ध चल रहा है। हालांकि यहाँ ताइवान में भी युद्ध छिड़ने की संभावना हमेशा बनी रहती है, पर एक्टिवली अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन में। तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले 1.5 साल में यूएस ने यूक्रेन की $43 बिलियन की मिलिट्री सहायता करी है, यानी कि $43 बिलियन के सामान, इसका मिलिट्री इक्विपमेंट सीधा यूक्रेन को दे दिया गया है। और ये केवल मिलिट्री हेल्प है, अगर आप ओवरऑल ह्यूमैनिटेरियन या फाइनेंशियल मदद गिनोगे तो ये $80 बिलियन को क्रॉस कर जाता है, विच इज़ अ बिग अमाउंट। तो $80 बिलियन की हेल्प टोटल यूक्रेन की अभी तक करी जा चुकी है यूएस के द्वारा, जिसमें 43 बिलियन हैज़ बीन जस्ट मिलिट्री सेल्स। सेकंड नंबर पे आप देखो पूरे ईयू ने मिलाकर 5-5.5 बिलियन की मदद करी है, यूके ने 6.5 बिलियन, जर्मनी 7.5 बिलियन, और यूएस की मदद का लेवल ही अलग है। तो देखिए यूक्रेन जो इतना युद्ध लड़ रहा है या फिर रशिया के खिलाफ ये अभी तक टिका हुआ है, उसका कारण ये नहीं है कि यूक्रेन कोई बहुत महान देश है या फिर उसके पास इमेंस कैपेबिलिटीज़ है, नहीं, उसको मदद कर रहा है यूएसए। 43 बिलियन के ये सब मिला लोगे तो ऑलमोस्ट $100 बिलियन के आसपास के वेपन्स, 100 नहीं 80 बिलियन के आसपास के कुछ वेपन्स उसको दुनिया भर से पिछले 1-1.5 साल में मिले हैं, और उन्हीं हथियारों के माध्यम से यूक्रेन के नागरिक युद्ध लड़ रहे हैं। हाँ, ये बात है ज़रूर कि लड़ाई लड़ने वाले यूक्रेन के लोग हैं, लेकिन उनको सपोर्ट मिल रहा है पूरी दुनिया में, खास करके यूएस के मॉडर्न वेपन्स का। तो कुल मिलाकर 1.5 साल से सारा फोकस यूक्रेन पे है। ताइवान नाराज़ हो रहा था और ताइवान अपनी तरफ से लॉबिंग कर रहा था कि हमारा क्या होगा, हम पर भी तो युद्ध छिड़ सकता है, चाइना कभी भी हम पर हमला कर सकता है। 3 महीने पहले ऐसे हालात भी बने थे जब लग रहा था कि शायद चाइना हमला कर ही देगा, बिकॉज दे वर डूइंग सम मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो फाइनली अब जो बाइडन ने अपनी प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए ये यूएस के खुद की मिलिट्री के सामान में से ताइवान को दिया है। तो ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में से निकाल कर दिया जाएगा, अमेरिका की अपनी आर्मी के जो स्टॉक पाइल्स हैं उसमें से ये 350 मिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट की सहायता ताइवान को करी जा रही है, जिससे कि ये वेपन्स इन्हें फास्ट मिल जाएंगे। मतलब बने बनाए हैं, यूएस आर्मी के पास ऑलरेडी रेडी हैं, वो सामान अब ताइवान को दिया जा रहा है। और पेंटागन ने कुछ ऐसा ही तरीका अपनाया था यूक्रेन को भी तुरंत मदद पहुंचाने के लिए। तो देखिए अमेरिका के पास बहुत हथियार हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है, वो कहते हैं कि आप अभी ये वाले हथियार ले लो, हम नए खरीद लेंगे। तो वो नए खरीद लेते हैं और पुराने हथियार अपने दोस्तों को दे देते हैं। अब बात करते हैं चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट की। तो देखिए यूएसए ताइवान की इतनी मदद करने को क्यों तत्पर है या उतावला है, उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। 1949 में जब चाइनीज सिविल वॉर समाप्त होता है तब 2 पार्टीज थी लड़ाई लड़ने वाली, एक थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी थी कुओमिंतांग पार्टी। तो इस सिविल वॉर में गृह युद्ध में जीत होती है कम्युनिस्ट पार्टी की, और तब से उसने कम्युनिस्ट चाइना या फिर जिसे आज हम कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कर ली। लेकिन जो हारने वाली पार्टी थी कुओमिंतांग, जो एक समय पर पूरे चाइना पर राज करती थी 30s और 1930s एंड 1940s में, वो हार कर ताइवान चले गए। उन्होंने अपना जितना बचा हुआ साजो सामान था, अपने लोग थे, उनको फटाफट जहाज़ों पर लादा और ताइवान भेज दिया। तो कुओमिंतांग पार्टी ने जाकर ताइवान में अपना बेस बना लिया और ये कहते हैं कि हम असली चाइना है। तो ये कहते हैं कि हम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो चाइना का पुराना नाम होता था 1930s में। तो वो रिपब्लिक ऑफ चाइना आज केवल एक ताइवान आइलैंड तक सिकुड़ कर रह गया है। और ये कुओमिंतांग पार्टी आज भी कहती है कि हम कभी ना कभी पूरे चाइना को फिर से अपने कंट्रोल में लेंगे। हालांकि वो प्रैक्टिकली आज फीजिबल नज़र नहीं आता है। लेकिन आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये इतना छोटा सा आइलैंड है, जैसे आप मैप में अगर देखोगे, सो दिस इज़ द ताइवान आइलैंड, और ये चाइना इतना बड़ा है और ज़्यादा दूर भी नहीं है, आपको क्या करना है, 50-100 नेवी की बोट्स भेजनी है, सैनिक लैंड करने हैं, और क्यों ना आप इसको जीत जाओ, ताइवान को अपने कंट्रोल में ले आओ। लेकिन इतना आसान नहीं है। पहली बात तो यह है कि थोड़े इनके आपस में भाई भाई वाले संबंध हैं, तो इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती कि वो अपने भाई का मैसेकर करे। मतलब आप अपने ही लोगों को जाकर मारोगे तो इट इज़ बैड ऑप्टिक्स। तो ये वैसा करना नहीं चाहते हमला, ये चाहते हैं कि नेगोशिएशन डिप्लोमेसी के थ्रू ताइवान चाइना के साथ जुड़ जाए। लेकिन ताइवान मानता नहीं है, तो ताइवान को एक सपोर्टर मिल गया बहुत बड़ा, यूएसए। तो कोल्ड वॉर की जो पॉलिटिक्स है वो कुछ इस तरह से प्ले आउट हुई कि ताइवान को यूएसए में सपोर्टर मिल गया, यूएसए को ताइवान के अंदर दिखा एक स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट। स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट का क्या मतलब है, इस मैप में आप देखिए, जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए ये जो मैप है इसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ये सारे यूएस के फेवर के देश हैं। और यहाँ पर अगर ताइवान भी जुड़ जाता है तो एक पूरी चेन ऑफ आइलैंड्स बन जाती है
जो यूएस के सपोर्ट में है। तो कल को मान लो अगर चाइना से इनका युद्ध होता है तो एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में ये आइलैंड्स काम करेंगे, फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में यहाँ पर कुछ अन्य आइलैंड्स है जिसमें गुआम शामिल है जो खुद चाइना नहीं सॉरी खुद यूएस की टेरिटरी है, तो ये शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए यूएस इनको सपोर्ट करता है। अब आज के समय ताइवान को कितने देश रिकॉग्नाइज करते हैं? देखिए, ताइवान एक समय में काफी डिप्लोमेसी में अच्छा था, लेकिन अब धीरे धीरे चाइना उसको बीट कर रहा है। एज ऑफ टुडे यूएन के केवल 12 सदस्य देश ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं। बाकी सभी ताइवान से अच्छे दोस्ताना संबंध रखते हैं, लेकिन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज वो लोग किसे करेंगे? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, क्योंकि कोई भी चाइना को नाराज नहीं करना चाहता। और जो इक्का दुक्का देश ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं वो भी व्यापारिक संबंधों के कारण, और उनको भी धीरे धीरे चाइना अपनी तरफ करता जा रहा है। तो जो देश पहले ताइवान को रिकॉग्नाइज करते थे उनकी संख्या अब कम होती जा रही है और उनमें अब यूएसए भी शामिल है। तो देखिए 1950s में यूएसए को लगा कि ताइवान हमारा बहुत अच्छा पार्टनर बन सकता है, उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, तो इसीलिए उसने ताइवान के साथ दोस्ती करी। 1954 में पहले एक ट्रीटी भी साइन करी, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, जिसके तहत अगर ताइवान पर हमला हुआ तो वो यूएसए पर हमला माना जाएगा और यूएसए अपनी रक्षा करने के लिए ऑफकोर्स आर्मी भेजेगा। इस ट्रीटी के कारण आज दिन तक चाइना ने कभी भी ताइवान पर हमला नहीं किया है। तो चाइना को भी कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि ये यूएसए अगर इनकी मदद के लिए आ गया तो चाइना को यूएसए से लड़ाई लड़नी पड़ जाएगी, जो वो लोग भी नहीं चाहते हैं। लेकिन 1970 के दशक में जियोपॉलिटिक्स में होता है एक बहुत बड़ा बदलाव। अमेरिका चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और ताइवान को दरकिनार कर देता है। 1979 में चाइना के साथ ऑफिशियली यूएसए ने अपने डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए और ताइवान के साथ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ दिए। ताइवान इस बात से नाराज भी हुआ, लेकिन यूएसए ने हमेशा उसको खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ ऑफर कर दिया है। तो 97 में इन्होंने ऑफिशियल कानून पास किया, ताइवान रिलेशंस एक्ट। तो इसके तहत ये आज भी कहते हैं कि हम ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करते, हमारी कोई एम्बेसी नहीं होगी ताइपे शहर में, लेकिन इनको हम सिक्योरिटी देंगे, इनके साथ नॉन डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए रखेंगे और इसको सेल्फ डिफेंस के लिए हम हथियार जितने ये मांगेंगे उतने हथियार दे देंगे। तो ये एक प्रकार की स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी है। तो आप समझ रहे हैं, आपको दो लोगों को खुश रखना है, आपको इधर वाले को भी खुश रखना है, आपको इधर वाले व्यक्ति को भी खुश रखना है। तो आपके ऐसे दो दोस्त हैं जो आपस में लड़ते हैं, आपस में उनकी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन आप दोनों से दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते हैं। एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक उभरती हुई शक्ति है, बड़ा व्यापारिक पार्टनर है आज के समय में यूएसए का, उसके साथ वो अपने संबंध रखना चाहता है। और ताइवान जो उसका पुराना मित्र है लेकिन अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, उसके साथ वो दोस्ती तोड़ना नहीं चाहते। तो यूएसए ने ये बैलेंस बहुत बढ़िया बना रखा है, शानदार बैलेंस बना रखा है, और इस स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी को हमेशा से वो मेंटेन करते आ रहे हैं। और आज भी जब ताइवान ने इनसे हथियार मांगे, यूएस कभी पीछे नहीं हटा। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो 1950s वाली उस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी को आज ऑनर करेगा? मान लो आज चाइना हमला करता है ताइवान पर, तो क्या यूएसए उसकी मदद के लिए आएगा? ये एक एम्बिग्यूअस सा सवाल है, क्योंकि यूएस की ट्रीटी कहती है कि हम आपको हथियार दे देंगे, सेल्फ डिफेंस की कैपेबिलिटीज दे देंगे, लेकिन हम अपने सैनिक आपके लिए लड़ने के लिए भेजेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब चाइना को रोकना क्यों जरूरी है? देखिए, कुछ महीने पहले चाइना ने ताइवान के आसपास एक लाइव ड्रिल करी थी। लाइव फायर ड्रिल्स का मतलब ये होता है कि उन्होंने असली मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए कई सारे मिसाइल्स ताइवान के आसपास गिराए थे। ये हर साल ऐसा करते हैं ताकि ताइवान डर के रहे, थोड़ा डर का माहौल बना रहे, इसीलिए यहाँ पर ये अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस या नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं और इसके अंदर लाइव मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं और उसे ताइवान के आसपास समुद्र में ब्लास्ट किया जाता है। तो ये काफ़ी स्ट्रैटेजिकली चाइना करता है। फिर हर साल ये अपनी एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस करते हैं, उसमें अपने प्लेन उड़ाते हैं ये ताइवान के आसपास, उससे भी थोड़ा ताइवान डर में रहता है। तो इसलिए जो ताइवान की लीडर्स हैं, जैसे अभी उनकी राष्ट्रपति हैं साई इंग-वेन, तो ये भी जाकर यूएस से मदद मांगती हैं या फिर यूएस से ये अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। तो लगातार यूएस के भी डिप्लोमैट्स या यूएस के भी सीनियर पार्टी लीडर्स ताइवान विजिट करते रहेंगे। पिछले साल नैन्सी पेलोसी की विजिट के कारण चाइना काफ़ी नाराज भी हो गया था और इन दोनों देशों के बीच में एक लव हेट रिलेशनशिप चलता रहता है चाइना और यूएस के बीच में, मेनली बिकॉज ऑफ दिस ताइवान इशू। ठीक है, तो चाइना जब हमला करता है, अगर मान लो हाइपोथेटिकली ताइवान पर हमला कर देता है, तो उस दिन यूएस उसकी रक्षा के लिए आए ना आए, लेकिन उसकी मिलिट्री मदद जैसे आज यूक्रेन की कर रहा है वो जरूर करेगा। तो ताइवान क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इट इज इन द फर्स्ट आइलैंड चेन इसे कहा जाता है, जो यूएस ने एक अपनी स्ट्रैटेजिक लाइंस बना रखी है कुछ पूरी दुनिया के अंदर। ये सेकंड लाइन यहाँ पर हो जाती है और ये जो लोकेशन है, मेनली लोकेशन के कारण यूएस के लिए बहुत ही लुभावना है। ठीक है, क्योंकि यूएस वैसे तो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे है ताइवान से, लेकिन फिर भी इनके लिए ताइवान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड। अब देखिए, ताइवान का जो मिलिट्री वैल्यू है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, चाहे चाइना के साथ कितने भी यूएस के अच्छे रिलेशंस हो जाएं, और बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखने के लिए ताइवान को आर्म करना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स इस डील से चाइना नाराज है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया जेनेरिक सा कि हम चाहते हैं कि हथियार ना बेचे जाएं,
और इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए। समुद्र मंथन टेस्ट हमारा 30 जुलाई को है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। हमारे प्रीवियस ईयर के टॉपर्स की लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के टॉपर्स के साथ हमने राउंड टेबल किया है, उस वीडियो को जरूर देखें। डू सब्सक्राइब टू आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।